अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश के जो बुक है आपके पास, तीनों बुक्स हैं, प्ले बुक है, प्रोज बुक है, पोम बुक है, उनके तमाम चैप्टर्स के तमाम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में सिंध बोर्ड के अंदर जो है वो तालीम हासिल करते हैं, सिंध बोर्ड के अंडर में। So this will be a highly beneficial lecture for them to prepare for their MCQs. As you all know that in this session 40% MCQs will appear in your examination. ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश है, ये उसके नोट्स मैंने ओपन किए हुए, नोट्स आपके पास होंगे। अगर नहीं है तो फिर मैं इसके PDF सेक्शन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगा। ये पहले पोम्स के सेक्शन स्टार्ट करते हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक है। उसमें फर्स्ट है द पोम अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ अ टाइप ऑफ, ये क्या है, कॉमेडी, आयरोनी, लिरिकल बैलेट, सोनेट। तो एक तरह की आयरोनी है जिसमें तंज किया जा रहा है। सेकंड है द पोएम अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ अकरिंग इन एक्ट 2 सीन, एक्ट 2 सीन 5 में है ये, ठीक है, एक्ट 2 एंड सीन 5। थर्ड है अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। फोर्थ है द सिंगर ऑफ द पोम इज़, सिंगर कौन है इस पोम का, तो इस पोम को सिंग किया है लॉर्ड अमीन्स ने। फिफ्थ है एज यू लाइक इट इज़ पब्लिश्ड इन 1599 में एज यू लाइक इट पब्लिश हुई। सिक्स है देयर आर डैश एनिमीज इन द फॉरेस्ट, 2 एनिमी थे फॉरेस्ट में, विंटर एंड रफ वेदर। सेवंथ है ड्यूक वॉज रॉब्ड ऑफ हिज डोमिनियन बाय हिज बिग ब्रदर नेम्ड फ्रेडरिक। एट्थ है विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में पैदा हुए थे विलियम शेक्सपियर। नाइन्थ विलियम शेक्सपियर वॉज द डिस्कवरी ऑफ विच एज, तो ही वॉज द डिस्कवरी ऑफ रिनॉसेंस एज। टेंथ विलियम शेक्सपियर वॉज डाइड इन 1616 में इनकी वफात हुई, ठीक है। तो ये कुछ हो गया हमारे पास। अच्छा, आप देखें, अगर आपके पास नोट्स की PDF नहीं है तो यहाँ पर मैं गो थ्रू भी करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन आंसर से। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें ईयर जिसमें मेंशन हुआ है लेट्स से 2013, तो ईयर जिसमें मेंशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और बाकी इसके अलावा भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप इसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड पोम हमारे पास है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बाय, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इसके MCQs में आपको करा देता हूँ। तो ये सारे समरी और क्वेश्चन आंसर्स ये सब यहाँ से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इसके MCQs है द पोम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। सेकेंड है सर हेनरी वॉटन वॉज बॉर्न इन 1568। थर्ड है सर हेनरी वॉटन वॉज अ डैश पोइट, तो रिलीजियस पोइट थे ये। फोर्थ है सर हेनरी वॉटन वॉज बॉर्न इन कैंट में पैदा हुए थे, कैंट इज अ सिटी इन इंग्लैंड। फिफ्थ है डैश किंग गेव हिम अ रेगुलर पेंशन, किंग जेम्स जो हैं वो सर हेनरी वॉटन को एक रेगुलर पेंशन दिया करते थे। सिक्स है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाउट। सेवन्थ एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल, ये सब पोम्स की लाइन्स हैं। एट्थ है उस पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, of public fame or private breath, who dash none that chance doth raise, who envies none that chance doth raise, how deepest wounds are given by praise. 12 whose dash is a strong retreat, whose conscience is a strong retreat. This man is free from dash bands, servile bands, गुलामाना बंदिशों से आज़ाद होता है ये शख्स। 14th of hope to rise or fear to fall, fall हो जाए। 15th है विद अ डैश बुक और फ्रेंड, विद अ रिलीजियस बुक और फ्रेंड, ठीक है। तो ये इसके हमारे पास जो है वो MCQs हो गए और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं। इसकी PDF कंप्लीट आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल सकती है, लिंक मैं इसका शेयर कर दूंगा। और मेरे इस चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। द एबट ऑफ कैंटरबरी ये थर्ड पोम है, एनोनिमस पोइट की है, किंग जॉन की कहानी थी ये।
किंग जॉन एंड द शेपर्ड, किंग जॉन एंड द एबर्ट कह सकते हैं। इसमें 3 सवाल पूछे थे किंग जॉन ने। तो आते हैं एमसीक्यूज आगे इसके। फर्स्ट है डैश कंपोज द पोम द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी। तो ये हमें नहीं पता किसने कंपोज किया है, द एनोनिमस। डैश वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ स्टोरी, किंग जॉन। थर्ड, द पोम द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी बिलोंग्स टू द डैश, बिलोंग्स टू किंग जॉन एंड एबर्ट। वैसे दोनों ही थे इसमें, किंग जॉन भी थे और एबर्ट भी थे, दोनों ही करेक्ट आंसर होने चाहिए इसमें। फोर्थ, एबर्ट वॉज डैश बाय नेचर, हॉस्पिटेबल वाइज, हॉस्पिटेबल बाय नेचर था, तभी उसके घर पे बहुत मेहमान रहा करते थे। डैश मैन वर एंटरटेन बाय एबर्ट इन हिज हाउस, एन 100 मैन द किंग डिड हियर से, 100 आदमी। होम की लाइन सी है। द किंग जॉन फेल डैश अगेंस्ट एबर्ट, तो उसने जेलसी महसूस की थी, तो भी वो चाहता था उसको मार देना। 7, द डैश रिपोर्टेड किंग जॉन अबाउट द लग्जरियस लाइफ ऑफ एबर्ट, किंग्स ऑफिशियल, दे रोड पोस्ट टू हिम टू फेयर द लन टाउन। ये लाइन के अंदर ये इसका आंसर है। 8 है द किंग आस्क्ड डैश क्वेश्चंस टू एबर्ट, 3 सवाल पूछे थे। द किंग गिव्स डैश गिव द स्पेस ऑफ डैश वीक्स टू आंसर द रिडल्स। ठीक है, तो 3 हफ्ते का वक्त जो है वो दिया था, 3 वीक्स स्पेस। 10th एबर्ट वेंट टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसको ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ है पोम के अंदर। 11th है शिपर्ड वॉज गोइंग टू, शिपर्ड कहाँ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू फोल्ड एंड सॉ हिज शेपर्ड अ गोइंग टू फोल्ड, ये लाइन है। 12th डैश गेव द आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चन, तो शिपर्ड ने दिया था। 13 है देयर वर डैश डेज लेफ्ट व्हेन एबर्ट मेट द शेपर्ड, तो जस्ट 3 दिन और रह गए थे, 3 days। डैश डेज हैड पास व्हेन एबर्ट मेट द शेपर्ड, कितने दिन गुजर चुके थे, तो देखो 3 वीक्स है ना, इसको निकालना पड़ेगा। 7 3 21, 21 में 3 माइनस कर लें, ठीक है, तो 18 days। 15 है डैश द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय किंग इज अबाउट हिज वर्थ, कि उसकी क्या कीमत है, व्हाट इज वर्थ। 16 है सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग इज अबाउट राइट द वर्ड, और थर्ड क्वेश्चन था व्हाट ही थिंक्स, वो क्या सोचता है। डैश इज द वर्थ ऑफ किंग अकॉर्डिंग टू शेफर्ड, शेफर्ड के लिहाज से बादशाह की वर्थ क्या थी, दैट इज 29 pence। 19th इन डैश आवर्स किंग विल राइट द होल वर्ल्ड अबाउट, इन 24 hours। 20 है जीसस क्राइस्ट वॉज सोल्ड अमंग द फॉल्स ज्यूज इन 30 pence। 21 है द शेपर्ड वेंट टू द कोर्ट टू डैश, शेपर्ड कोर्ट क्यों किया था, to pardon him, to forgive him, to fight him, to quarrel him, to answer his quarrel, नहीं सॉरी, टू पार्डन, माफ़ी की दरख्वास्त करने के लिए गया था। 22 है ऑन थर्ड क्वेश्चन किंग स्वेयर द तो सेंट जॉन, सेंट बेडल और फिर सेंट मास, मास की कसम खाई थी थर्ड क्वेश्चन में, एंड सोर बाय द मास। द किंग ऑफर्ड शेपर्ड टू बी द, किंग ने ये ऑफर किया था कि वो एबर्ट बन जाए, लेकिन शेपर्ड ने कहा था इसे पढ़ना लिखना नहीं आता, शेपर्ड कैन नेदर राइट नॉर रीड। ये हमारे पास 24 MCQs मैंने आपको करा दिया एबर्ट ऑफ कैंटरबरी के, और जिनको क्वेश्चन आंसर्स याद अब तक नहीं हुआ है तो ये देख लें, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट इसके यहाँ पर मौजूद हैं। यू कैन रिमेंबर इट फ्रॉम हियर, यू कैन मेमोराइज इट फ्रॉम हियर, and these are written by me, and these are written in very easy language, so that if you are just going to read it and you will remind it in your head. Otherwise you can also do the important questions. I have marked the here all those questions which appeared in board examinations. Okay, next poem we have lines from the Deserted Village by Oliver Goldsmith, who was an Augustan poet. फर्स्ट है द पोम द डिजर्टेड विलेज इज कंपोज्ड बाय, इसको कंपोज किया ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। ओलिवर गोल्डस्मिथ कहाँ पैदा हुए थे, तो आयरलैंड में पैदा हुए थे, आयरिश थे। और किस ईयर में ओलिवर गोल्डस्मिथ पैदा हुए थे, तो इनकी पैदाइश 1794 में हुई थी, और जो पब्लिश हुआ था 1770 में। लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज और पब्लिश्ड इन, दिस इज एक्चुअली
1770. फिफ्थ डैश इज द नेम ऑफ द नेटिव विलेज ऑफ गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ की आबाई गांव का नाम क्या था? उनके आबाई गांव का नाम था ऑबर्न, जिसकी कहानी है ऑबर्न विलेज इज इन इंग्लैंड, हॉलैंड, कनाडा, स्कॉटलैंड, कहीं नहीं था भाई, ये आयरलैंड में था। इसको करेक्ट कर लेता हूँ, इट वॉज इन आयरलैंड। सेवंथ है इन द पोम लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज अ वर्ड स्वैन मीन्स। स्वैन का मतलब है हम्बल कंट्री मैन, मतलब देहाती लोग। अ वर्ड टॉकिंग एज मीन्स ओल्ड पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। नाइन्थ है वेयर डैश हैप्पीनेस, वेयर हम्बल हैप्पीनेस एंडेड ईच सीन। द नेवर फेलिंग ब्रूक द बिजी मिल, ब्रूक मतलब चश्मा। द बेस्टफुल विड्स इनसाइड लॉन्ग लुक्स ऑफ लव, ये सब पोम्स की लाइन है। 12th, these were thy charms sweet village, sports like these। 13 है where wealth accumulates and men decay। 14th है but a bold peasantry their country's pride, whence once destroyed can never be supplied। ओलिवर गोल्डस्मिथ was died in, तो 1774 में इनकी डेथ हुई। और आई थिंक मैंने आपको गलत बता दिया, 1794 में इनकी बर्थ नहीं हुई थी, इनकी बर्थ जो हुई थी 1728 में ये पैदा हुए थे ईयर। करेक्ट कर लें उसको, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया दैट इज़ लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज, और ये इसके क्वेश्चंस हैं। तो बाकी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में कहते हैं क्वेश्चंस कहाँ से करें कहाँ से करें। मैंने बोला भाई नोट्स ही दिखा दूँ आज मैं आपको, कि आप यहाँ से तैयारी कर लें भाई। जो PDF नहीं देख पा रहे हैं तो वो वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हैं, तो ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट है लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, अ ट्रेजेडी ऑफ द डेथ ऑफ अ गर्ल। MCQs देख लेते हैं पहले इसके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है लूसी ग्रे वॉज कंपोज बाय, लूसी ग्रे किसने कंपोज किया? लूसी ग्रे कंपोज किया विलियम शेक्सपियर ने। लूसी ग्रे वॉज रिटन इन, तो 1799 में जो लूसी ग्रे को जो है वो लिखा गया था। और पब्लिश लूसी ग्रे वॉज पब्लिश इन, पब्लिश भी 1799 में किया गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुए थे? तो 1770 में पैदा हुए थे। और विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट कॉकरमाउथ में पैदा हुए थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में। 6 लूसी ग्रे वॉज अपीयर्ड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। 7th लूसी ग्रे वॉज अ मॉडल ऑफ ओबीडियंस, फेथफुलनेस, सिंसियरिटी, इक्वालिटी। तो ओबीडियंस, ताबेदारी, चूँकि वो अपनी मदर को लेने जा रही थी फादर के कहने पर। 8th है लूसी ग्रे लिव्ड इन द वाइड मूर। 9th लूसी ग्रे बिकेम द विक्टिम ऑफ, लूसी ग्रे किसकी विक्टिम हो गई? तो शी बिकेम द विक्टिम ऑफ स्टॉर्म, तूफान आ गया था। 10th लूसी ग्रे टुक द डैश टू गाइड हर, लूसी ग्रे ने क्या लिया था उसको गाइड करने के लिए? टुक द लैंटर्न टू गाइड हर। 11th है नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, कॉमरेड हो जाएगा यहाँ पर। 12th है यू एट मैच स्पाई द फॉन एट प्ले, आप अभी देख सकते हैं कि फ़ोन जो है वो खेलता है। ये सब लाइन्स है इसके पोम की। 13 है टू नाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट। 14th द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2 एंड यॉन्डर इज द मून। 15th नॉट ब्लीदर इज अ माउंटेन रो। 16 है द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम। The rash parents all that night, the wretched parents all that night, wretched मतलब बदनसीब। 18th yet some maintain that to this day। 19 and sing some melancholy song, और गाती है गमगीन नगमा। That dash in the wind, that whistles in the wind। 21 William Wordsworth was died in 1850। तो ये क्वेश्चन आंसर आ गया। उसके बाद लूसी ग्रे के उसके बाद नेक्स्ट पोम हमारे पास है सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम है जो पोएट ऑफ नेचर कहलाते हैं। फर्स्ट है सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज रिटन बाय
William Wordsworth. Second is sonnet composed upon Westminster Bridge is published in, तो सितंबर 3, 1802 में पब्लिश हुई है, ये कंपोज किया इसको. थर्ड है द फॉर्म ऑफ सोनेट केम फ्रॉम इटली इन द ईयर 1500 में इटली से आई थी. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोनेट जिसमें 8 लाइन्स होती हैं उसको ऑक्टेव कहा जाता है, और सेकंड पार्ट जो है उसमें 6 लाइन्स होती हैं उसको सेस्टेट कहा जाता है. और सोनेट एक ऐसी पोम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं टोटल. 2 स्टैंजा होते हैं, एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है. अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, फर्स्ट लाइन है सोनेट की. डैश वुड डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय. दिस द सिटी नाउ doth like a garment wear the beauty of the morning silent bear. And the ship's towers, domes, theatre and temple lie, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep. The dash glideth at its own sweet will, the river glideth at its own sweet will, and all that mighty heart is lying still. Dash river is flowed below the Westminster Bridge, river Thames. ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स देख लें इसके. नेक्स्ट पोएम लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर बाय वॉल्टर स्कॉट. इस पोम की समरी हो गई, इसके एमसीक्यूज शुरू हो गए. डैश कंपोज द पोम लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर, सर वॉल्टर स्कॉट. द पोम लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर प्रीचेस पैट्रियोटिज्म. उसके बाद पोइट के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो सर वॉल्टर स्कॉट कब पैदा हुए? 1771 में पैदा हुए. शोर के मतलब क्या होते हैं? एयरपोर्ट, यहाँ पर मुराद ली जा रही है. फिफ्थ, सर वॉल्टर स्कॉट वॉज बॉर्न एट, कहाँ पैदा हुए थे? तो सर वॉल्टर स्कॉट एडिनबर्ग में पैदा हुए थे. एडिनबर्ग में पैदा हुए थे. 6 है फ्रॉम वेंडरिंग टू द फॉरेन स्ट्रैंड. पोम की लाइन शुरू हो गई है. फॉर हिम नो मिनिस्टर रेप्चर्स वेल, the wretch consented or himself, but nasiib. 9th, a living shall forfeit fair renown, and doubly dying shall go down, unwept, unhonored and unsung. 12 means 12 के क्या मतलब होते हैं? मनी, पैसे. कब वफात हुई सर वॉल्टर स्कॉट की? तो 1832 में 1832 में इनकी वफात हुई. क्वेश्चन आंसर देख लें आप. तो जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाजमी इस वीडियो को लाइक करें. उसके बाद अबू बिन अदहम स्टार्ट हो गया. ये तो अबू बिन अदहम बाय जेम्स हेनरी ली हंट. क्लास 9th में भी आपने इस पोम को पढ़ा था. तो फर्स्ट है द अबू बिन अदहम इज कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया? ली हंट ने कंपोज किया. द पोम अबू बिन अदहम इज डैश पोम, रिलीजियस पोम है. अच्छा, अबू बिन अदहम वॉज बॉर्न एट, ये अबू बिन अदहम के बारे में नहीं पूछा गया होगा, ये ली हंट के बारे में पूछा गया. ली हंट कहाँ पैदा हुए थे? तो ली हंट जो है वो लंदन में पैदा हुए थे. फोर्थ है कि अबू बिन अदहम वॉज द सन ऑफ, अबू बिन अदहम किसके बेटे थे? तो वो अबू बिन अदहम नहीं होगा, यहाँ पर भी ली हंट होगा, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है. ली हंट वॉज द सन ऑफ, तो उनके फादर एक लॉयर थे, वकील थे. अबू बिन अदहम सॉ डैश इन हिज रूम, उन्होंने एक एंजिल देखा अपने कमरे में. 6 अबू बिन अदहम वॉज एडिटर ऑफ डैश न्यूज़पेपर, एग्जामिनर न्यूज़पेपर थे, उसके एडिटर थे. अबू बिन अदहम नहीं, यहाँ पर होगा ली हंट. ली हंट जो है वो एडिटर थे एग्जामिनर न्यूज़पेपर के. तो 7th MCQs में भी यहाँ पर ली हंट होगा. ली हंट क्रिटिसाइज्ड ऑन डैश इन हिज वीकली न्यूज़पेपर. तो उन्होंने प्रिंस रीजेंट जो थे इंग्लैंड के बादशाह, उन पर क्रिटिसाइज़ किया था.
एट थे ली हंट वॉज बॉर्न इन, ली हंट कब पैदा हुए? 1784 में पैदा हुए ली हंट। मेकिंग इट रिच लाइक अ लिली इन ब्लूम, एन एंजल राइटिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड। इलेवेंथ अबू बिन अदम लव हिज फेलो मैन। अबू बिन अदम की वफ़ात कब हुई? सॉरी, ली हंट की वफ़ात कब हुई? तो ली हंट की वफ़ात हुई 1859 में। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज हमारे पास हो गए अबू बिन अदम के। अब यकीनन क्वेश्चन आंसर्स आएंगे इसके। क्वेश्चन आंसर्स आपके पास जो है वो, इसमें कोटेशंस लिखना ज़रूरी नहीं होता। स्टूडेंट्स कहते हैं कोटेशन, इफ़ यू आर राइटिंग कोटेशन दैन इट इज़ गुड, अदरवाइज नो इशू। नेक्स्ट पोम इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप। ये एक विक्टोरियन पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनकी लिखी की नज़म है। जंग है इसके अंदर एक जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं इसके, चूँकि आज का लेक्चर का मकसद एमसीक्यूज की तैयारी है जस्ट। ठीक है, तो द पोम इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेपोलियन वॉज द एम्परर ऑफ फ्रांस, Ratisbon is in Germany. The modern name of Ratisbon is, तो अब उसको रेजेंसबर्ग कहा जाता है। फिफ्थ है नेपोलियन वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल माउंट। सिक्स, द राइडर केम ऑन द डैश बैक हॉर्स बैक, द राइडर kept his dash compressed, lips compressed। ये पोम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका। इट द डैश बर्ड स्टॉक्ड इन द पोम, ईगल। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बॉर्न इन, 1812 में पैदा हुए रॉबर्ट ब्राउनिंग। द राइडर डिड नॉट ड्रॉ द डैश, ड्रॉ द ब्राइडल। हॉर्स मेन्स मीन्स शॉर्ट हेयर्स ऑफ हॉर्स, जो उसके पीठ पर होते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज डाइड इन, तो 1889 में रॉबर्ट ब्राउनिंग की डेथ होती है। ठीक है, तो ये 12 MCQs हो गए इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप के। और ये अब इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप के जो है क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट पोम है द ट्वाइस बाय कॉवेंट्री पैटमोर, रिलीजियस पोम अगेन एज वेल, जिसमें रिलेशन बिटवीन गॉड एंड गॉड मैन के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट एमसीक्यू द पोम द ट्वाइस इज कंपोज्ड बाय कॉवेंट्री पैटमोर। कॉवेंट्री पैटमोर वाज अ डैश मैन, रिलीजियस मैन। द सन ऑफ कॉवेंट्री पैटमोर disobeys his law 7 times. Heaven my law 7 times disobeyed. The dash of the Patmore's son was died, mother. The son of Patmore comforted him by twice. Coventry Patmore visited the dash of his son, visited the bedroom of his son. Coventry Patmore was born in, तो 1823 में पैदाइश हुई थी। The wife of Coventry Patmore was patient, वो बड़ी साबिर थी। Neither the son of Coventry Patmore behaves like a grown-up wife. 10th, the son of Patmore arranged dash copper coins, 2 French copper coins. Thou hast molded from the clay, ये पोम की लाइन्स है। Coventry Patmore was died in 1896 में Coventry Patmore की डेथ हुई। ठीक है, अभी उसके क्वेश्चन आंसर्स आ गए द ट्वाइस के। इंग्लिश के अलावा केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी मिल सकते हैं आपको मेरे इस चैनल पर। ठीक है, तो आई थिंक ये पोम्स के जो सेक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। और फाइनली अब जो है वो प्रोज सेक्शन अब हमारे पास आएगा। प्रोज सेक्शन से मुराद क्या है, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये अलग बुक है। बुक के ऊपर लिखा होगा इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1। फर्स्ट है पाकिस्तान जिंदाबाद, बायोग्राफी ऑफ कायद मोहम्मद अली जिन्ना, रिटन बाय जॉन वॉल्टन। पाकिस्तान जिंदाबाद रिटन बाय सर जॉन वॉल्टन।
A shining silver aircraft circled over the airport at Malipur. Dash was the first Governor General of Pakistan. Quaid-e-Azam, obviously. The Muslims who tried to reach their new homeland were attacked and killed on the roads and railways. A small defeated group of the Muslim had become the fifth largest nation in the world. The Pakistan resolution was passed on 23rd March 1940. The name Pakistan was invented in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali. The word Pakistan was invented by Chaudhry Rahmat Ali. ने इसको इन्वेंट किया था इस नाम को. चौधरी रहमत अली वॉज देन अ डैश स्टूडेंट, कैम्ब्रिज स्टूडेंट थे उस वक्त वो. The Quaid-e-Azam founded a newspaper called Dawn. Lord Mountbatten became the last viceroy in India in February. तो फरवरी 1947 में लास्ट वाइसरॉय ये बने थे लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के. डैश मुस्लिम्स वर लिविंग पाकिस्तान. 6.5 million Muslims were living Pakistan. लेकिन ये सवाल आई थिंक गलत है. लिविंग पाकिस्तान, मुस्लिम्स वर लिविंग इंडिया होना चाहिए ना ये. नॉट इट इज ओके. क्वेश्चन आंसर सही है हमारे पास. पाकिस्तान जिंदाबाद के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जिंदाबाद के चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये काफ़ी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हमारे पास ना. और को पता है कि प्रोज सेक्शन हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर होते हैं सब सेक्शन 1 आता है इसका, सेक्शन बी के अंदर, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं. आपको एटलीस्ट 2 उसमें जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास बिरकानेर ड्रिल स्टार्ट हो गया. ये एसओ रीडर से लिया गया इसको. तो बिरकानेर ड्रिल इज एक्चुअली ट्रेजेडी ऑफ द सिंकिंग ऑफ अ शिप. एमसीक्यूज लेते हैं. द ऐसे बिरकानेर ड्रिल इज टेकन फ्रॉम अशोक रीडर्स बुक 3. द बिरकानेर वाज अ ट्रूप शिप. द बिरकानेर वाज कैरिंग ब्रिटिश सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज टू साउथ अफ्रीका. The Birkenhead was carrying British soldiers and their families to South Africa in February 1851. A hidden rock was 40 miles from the coast of Cape Town in South Africa. 6 से only dash of the boats were in useful condition. 3 boats थे useful condition में. 7 थे dash would find room in these 3 boats. तो 60 पैसेंजर एक में आते थे तो 180 तक आ सकते थे. 180 क्योंकि एक में हमारे पास 60 पैसेंजर आ रहे थे एक लाइफ बोट में, और 3 लाइफ बोट हमारे पास बचे थे इस पोम के अंदर और इस चैप्टर के अंदर. हियर देयर वाज अ परफेक्ट डिसिप्लिन एंड ग्रेट हेरोइज्म अमंग द ट्रूप्स. एक परफेक्ट डिसिप्लिन और ग्रेट हेरोइज्म था ट्रूप्स के दरमियान. द कमांडर ऑफ द ट्रूप्स कॉल्ड ऑन हिज मैन टू गैदर टुगेदर ऑन डेक in proper drill order. 10th dash men went down forever. 436 men went down forever. 11th the Birkenhead drill means to stand and be still facing certain death so that weaker ones may have a chance of life. 12th the Birkenhead drill presents the story of soldiers discipline. soldiers के discipline के बारे में इसमें बताया गया. ठीक है बच्चों. अब ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स इसके आ गए हैं बिरकानेर ड्रिल के. ये कहानी थी कश्ती की. कश्ती किस तरह से डूबी साउथ अफ्रीका से दूर कहीं पर. एक रॉक था, वहाँ पर जाकर एक कश्ती टकरा गई और कश्ती के डूबने की वजह से क्या हुआ कि जितने सोल्जर्स थे वो डूब गए, लेकिन लोगों को बचा लिया गया, औरतों और बच्चों को. नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस. ये भी जो है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन आंसर क्लास से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द यूनाइटेड नेशंस 3 पार्ट पर मुश्तमिल ये चैप्टर है. अगर आपने उसको रीड आउट किया है, नहीं रीड आउट किया है तो फिर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर की प्रोस की. अब वहाँ उस प्लेलिस्ट से क्या करें आप जाकर उसको देख लें. तो एमसीक्यूज़ पे आते हैं. फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द ऐसे द यूनाइटेड नेशंस इज टेकन फ्रॉम. ऐसे यूनाइटेड नेशंस कहाँ से लिया गया है, तो इसको भी अशोक रीडर्स बुक 3 से लिया गया है. In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. The nations of the world came together in April 1945. The nations of the world organized the UNO in April 1945.
The UNO stands for United Nations Organizations. The headquarters of the UNO is in New York in the United States of America. The UN deals with quarrels and disputes that might lead to the war among the nations. Yet the aim of the UN is to prevent war in the world. इसका मकसद जंग को रोकना है दुनिया से. The Asians saw new types of boats in England and Scotland. Every year UN Day is celebrated on 24th October. The central and principal organ of the UN is General Assembly. Each member nation has only dash votes in the General Assembly. हर मेंबर नेशन का वोट होता है, लेकिन वो 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है. द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स, जिसमें से 10 टेम्पोररी होते हैं, 5 परमानेंट. चाइना, फ्रांस, द यूके, द यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स आर डैश, मतलब ये सारे परमानेंट मेंबर्स हैं. एंड दीज आर द विनर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2. डैश ऑफ द 50 मेंबर्स आर परमानेंट. 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, उनकी लिस्ट ऊपर लिखी हुई है. The temporary member of the Security Council are elected by General Assembly. The chief officer of UNO is the Secretary General. The temporary members of the Security Council are elected for 3-year terms. 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. UNICEF specialization in the relief of children. बच्चों के लिए काम करती है ये. WHO was started in 1946 में स्टार्ट हुई WHO. द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WHO केम इनटू बीइंग ऑन 7 अप्रैल 1948 में ये स्टार्ट हुई. परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी केम हुई. डैश वर क्यूड हु हैड जॉस 13000000. 23 FAO वाज स्टार्टेड इन. FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब शुरू हुई? FAO जो है हमारे पास 1943 में स्टार्ट हुई. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है द बैंक अकाउंट या माई बैंक अकाउंट बाय स्टीफन लीकॉक. दिस इज अ कॉमेडी राइटिंग इन विच स्टीफन लीकॉक इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. एज हिज सैलरी हैज बीन raised to $50 a month, but he thought that bank is the only place to restore it, but he had bank phobia. उसको डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट है माई बैंक अकाउंट इज रिटन बाय स्टीफन लीकॉक. The other salary had been raised to $dash a month, $50 a month. The other went up to a place marked accountant. The other had $56 pressed together in a ball in his pocket. Next, the other intended to place dash in the bank now. वो $56 $50 जो है ना, वो वैसे यहाँ सारे गलत हैं. अच्छा, वो इंटेंट यही था कि $50 वो हर बार रखेंगे. इस बार सिर्फ 56 रख रहे थे. और इरादा था कि हर महीने $50 बाकायदगी से उसमें रखेंगे. छठे, द अदर इंटेंडेड टू प्लेस द सम ऑफ डैश मंथ रेगुलरली इन द बैंक. अच्छा, ये $50 है. अच्छा, नाउ मतलब अभी जो है ना वो $56 ही रखना चाहते थे. ये MCQs करेक्ट कर लेते हैं. 7th, Mr. Montgomery gave the others money to another clerk. The other wanted to draw a check. 9th, the other's idea was to draw out of it for present use. तो वो $6 निकालना चाहते थे. The other realized that he had written $56 instead of 6. The clerk gave the other a $50 note. 12th, the clerk had the sound of a roar of laughter. 13th, the other kept his money in his pocket, and the other kept his savings in silver dollars in a sock.
वो अपने म्यूजियम में रखते थे एंड में, या लास्ट सेंटेंस है इस चैप्टर का. नेक्स्ट चैप्टर इज द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स, अ सुपरनैचुरल स्टोरी बाय साकी. Saki is the pen name of H.H. Monroe. It is a story of a castle of Cernogratz, in which there was a legend that if anyone dies in the castle of Cernogratz, so a wolf would howl. And this was a story of Emily von Cernogratz, who was the last member of Cernogratz family. And when she was about to die, a large number of wolves gathered here and there around the castle, and they started to shout. They started to roar, and when she died, a tree crashed down in the park. So first MCQ is The Wolves of Cernogratz is written by Saki. Pen name है. Conrad was a prosperous Hamburg merchant. The Baroness Grebel was Conrad's sister. The Baroness' mother-in-law died in the spring last spring. एमिली was the old governess, मतलब खुद खानसामा थी या मुलाजिमा थी. सिक्स्थ थे द वुल्व्स होल्ड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. सेवंथ आई एम डैश माई सेल्फ, आई एम सर्नोग्रेट्स माई सेल्फ. एट्थ थे एमिलीज डैश स्पेंट मच टू टेल मैनी स्टोरीज. एमिलीज फादर स्पेंट मच टाइम इन द कैसल, क्या होना चाहिए, इन द कैसल टू टेल स्टोरीज. There was a dash when Emily finished speaking. There was a silence. ये सब चैप्टर की लाइन्स हैं. 10th, the baron said angrily that the governess was just shimmed, nothing else. After कि Miss Emily fell, वो बीमार पड़ गई थी. वैसे तो ये सभी नहीं हुआ था, तो एक और कॉलम इसमें आ जाना चाहिए, उसमें इल हो जाना चाहिए. तो वो बीमार पड़ गई थी जैसे क्रिसमस से पहले ही. वेपी वॉज अ वेरी स्मॉल वुली लैप डॉग. 13, वेपी स्मॉल वुली लैप डॉग लेफ्ट सडनली डाउन फ्रॉम इट्स कुशन. 14, the wolves had come from far and wide to sing the death of the Cernogratz family, death music. नेक्स्ट साइंस एंड साइंटिस्ट ये चैप्टर है. दिस चैप्टर टेल्स यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, हाउ साइंस डेवलप्ड एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ साइंस. लाइक साइंस हैज़ नथिंग टू डू विथ वैल्यूज एंड एथिक्स, लाइक व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज virtue, what is wise, who is God, and about the moral code of conduct. Science doesn't tell you these things. So science has some limitations as well. These things have been described in this chapter. So Science and Scientist is written by F. Sherwood Taylor. The man in the street has a very fair idea of the word science. The man in the street is quite sure that politics, history and religion are not science. Unscientific means something inexact, जो चीज़ गलत हो unscientific है. Scientific work means as exact as possible, जितना मुमकिन हो उतना exact हो. Dash is badly arranged, unscientific work is badly arranged. Science is a vast collection of facts. Science is also a collection of rules or laws. Ninth, a man hunted for knowledge in a random sort of way. Science began to grow when the scientists made sure that their facts were right by doing experiment. ये बच्चों ये हमने तो कर लिया साइंस एंड साइंटिस्ट जो चैप्टर था, ये हमारा कवर हो गया. इसी तरह के एक और चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं साइंस एंड सोसाइटी. तो साइंस एंड सोसाइटी डील करता है असल में हमारे पास इन्हीं चीज़ों से, अबाउट द यूनिवर्सलिटी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस. मतलब साइंस एंड साइंटिस्ट, साइंस एंड सोसाइटी दोनों चैप्टर्स में कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है. दे आर नियरली सेम चैप्टर्स and very less difference exists between these two chapters. First, 3 features have marked the astonishing progress of science since 17th century. The scientific attitude of mind insists on reasoning.
The second feature is the development of host of wonderful instruments for observation and measurement. Fourth, the third feature in increasingly effective use of mathematics. पांचवा, न्यूटन्स revolutionary theories were concerning gravity and light. लाइट होना चाहिए इसमें. Newton was capable of reasoning strictly from physical evidence. Newton was utterly independent of non-scientific traditional beliefs. Newton was a superb mathematician of his period. Two scientists observed the same physical phenomena are likely to reach the same. यहाँ पर होना चाहिए था रिजल्ट्स. यह कैलकुलेशन एक ही बात है. Science has failed to solve so many political and social problems. Science has its limitations. 12. The methods of science apply only to those things which can be observed, measured and treated mathematically. 13. Science has nothing to do with values. 14. Religion and the dash are as volatile as science in the modern world. Humanities. Science and society focuses on limitations of science के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. Next chapter is the Hostile Witness, which is a crime drama by D.Y. Morgan. And this is a story of catching a thief या catching a murderer. न्यू कैसल इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पर मर्डर हुआ था एक शख्स का, और जिसको जो डिटेक्टिव सार्जेंट मैनिंग है उन्होंने अपनी अक्लमंदी से और अपनी होशियारी से मर्डर को पकड़ लिया, जबकि सारे सबूत जो है ना जो मर्डर था उसके ख़िलाफ़ जा रहे थे. उसके बावजूद ये जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा. तो फर्स्ट है द हॉस्टाइल विटनेस इज रिटन बाय D.Y. Morgan ने इसको लिखा है. D.Y. Morgan. The White Hart Hotel lives in Kirkby. Dash was a man, hotelsman of all work, Charlton. King wanted to have a dash before dinner. वो चाहता था कि वो कोल्ड ड्रिंक पिए डिनर से पहले. Charlton. It is not Carlton, it is Charlton. Put the case behind the dash desk, behind the reception desk. Charlton went out. अच्छा ये MCQ उसको हटा दें, उसके preposition है. 6. The king was glad to relax after several hours of driving. 7. Mr. Abbott employed Charlton for only a couple of weeks. क्योंकि उनका अपना बंदा जो था वो किसी काम से गया हुआ था. King took the west road from the Carter Bar down to Darlington. There was a robbery with a murder at the Newcastle. Carter and Johnson arrived at the hotel evening from Newcastle. Air Abbott heard about robbery and murder in the Dash News, 6 o'clock news. Dash men were taking the weekly pages to a factory. 2 men, जिनमें से एक को गोली मार दी थी और एक को नहीं मारी थी. The 2 men robbed off the Dash wages, weekly wages. 14. The thousands of Dash were robbed by the murder, thousands of pounds. Charlton said that sort of thing could happen in Britain. उसको लगता था पुलिस सॉफ्ट हो चुकी है बहुत मर्डरर्स के साथ. 16. The murderer was a medium height and build. 17. The murderer wore horn-rimmed glasses, grey suit and a grey felt hat. 18. The king asks if the murderer removes his mustache. 19. Mr. Manning showed Mr. Abbott his official card.
20 Hotel Charlton was very excited to see a real detective. 21 है Mr. Manning was excited to check the luggage of the guest. 22 है Johnson and Gardner gave their keys to Mr. Manning immediately. Village Bobby, बॉबी के मतलब होते हैं पुलिसमैन, ये सर्जेंट मैनिंग ने वो सॉरी जो किंग था अर्नेस्ट किंग ने कहा था. 24 डैश चैम्बर्स ऑफ द मैगजीन वर एम्प्टी, 2 चैम्बर्स. जाल्टन रियल नेम वाज नॉर्मन शाल्टन. जॉन एडवर्ड रॉबसन वाज किल्ड इन न्यूकासल, ये वो शख्स है जिसको कत्ल किया गया था. ठीक है बच्चों, हॉस्टाइल विटनेस के एमसीक्यूज आपके पास हो गए सारे. नेक्स्ट अब द इंग्लिश लैंग्वेज के एमसीक्यूज आ रहे हैं. मैं इसके एमसीक्यूज नहीं है, मिरेकल ऑफ रेडियो को बस क्वेश्चन आंसर याद कर लें. तो बेटा ये भी पोर्शन ख़त्म हो गया. फाइनल पोर्शन हमारे पास प्ले पोर्शन स्टार्ट हो रहा है. तो आपको पता है 200 प्लेज बुक हमारे पास है और 2 प्लेज उसके अंदर हैं. एक हमारे पास है प्रोग्रेस और एक है द काउंट्स रिवेंज. दोनों प्लेज से हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं. ग्रामर से एमसीक्यूज नहीं आते इतने, ठीक है, तो बस आप चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लें. तो द काउंट्स रिवेंज के एमसीक्यूज पहले स्टार्ट होंगे. द काउंट्स रिवेंज इज़ अ मेलोड्रामा, सस्पेंस हो जिसके अंदर. द स्टोरी ऑफ काउंट्स रिवेंज इज बेस्ड ऑन मॉन्टे क्रिस्टो. तो किस पर बेस करती है? द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो पर बेस करती है. पूरा नाम यही होगा क्योंकि इसी नॉवेल पर इसको बनाया गया है, फॉर्म किया गया है. द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो. द काउंट्स रिवेंज इज रिटन बाय सेंट जॉन जी एरविन. उनका पूरा नाम था सेंट जॉन जी एरविन. नहीं सॉरी, सेंट जॉन जी एरविन ने नहीं किया था इसको, J.H. वॉल्श ने लिखा था. सेंट जॉन जी एरविन ने प्रोग्रेस लिखा है. सीन 1 ऑफ द प्ले द काउंट्स रिवेंज इज पिक्चराइज्ड in the house of the Count of Morcerf. The house of Count of Morcerf is situated in Rue du Helder. 6 है the real name of Count of Morcerf. Count of Morcerf का रियल नाम क्या है? फर्नांड मोंडिगो. The real name of Count of Monte Cristo is Edmond Dantes. The real name of the Countess of Morcerf is Mercedes. Dash is publicly disgraced in the play The Count of Morcerf. तो भी डिस्ग्रेस किया गया है इस प्ले के अंदर, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया. Dash conducted the inquiry of Albert's father. The Count of Monte Cristo ने या काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज ने किया था. ये ऑप्शन करेक्ट होगा. 11 डैश गेव द रिपोर्ट ऑफ Morcerf's disgrace Albert. गिव द रिपोर्ट ऑफ Morcerf's disgrace Albert, ये बुशम्प ने दिया था. काउंट ऑफ Morcerf रिसीव द ब्राइड इन 1823. टर्किश फौजों से ब्राइब लिया था इसने. 13th एल्बर्ट फादर अराइव पंक्चुअली इन द चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज एट 8 o'clock. In 1823 Morcerf was the dash captain of the French army. In 1823 he received the bribe from Turks. 16 Fortress of Dash was given up in the play Fortress of Yanina. 17 Dash is the heroine of the play The Count's Revenge. हीरोइन तो आपको पता है मर्सिडीज है, द कॉन्टेस ऑफ Morcerf. नेक्स्ट है डैश इज द हीरो ऑफ द प्ले द काउंट्स रिवेंज. तो द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो है वो हीरो ऑफ द प्ले. इसका पूरा नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो. द डैश इज द विलन ऑफ द प्ले द काउंट्स रिवेंज. तो विलन कौन है प्ले का भाई? विलन है द काउंट ऑफ Morcerf. इसका रियल नाम है फर्नांड मोंडिगो, जैसे भी मैंने आपको बताया. 20 बिशप was the editor of Paris newspaper. 21 Dash came at the 11th hour of the inquiry. A strange lady.
Albert's father is condemned as a traitor. Albert's made a plan to leave Paris. वो पेरिस छोड़कर जाना चाहता था after his father's disgrace. 24 dash inserted the paragraph in newspaper against Morcerf. The Count of Monte Cristo था, उसने ऐसा किया था. The Count of Monte Cristo. एडमोंड डेंटिस भी कह सकते हैं, एक ही बात है. रियल नेम था एडमोंड डेंटिस. Albert accompanied with Monte Cristo, accompanied with the Count of Monte Cristo, was in dash on holidays. इन वो जब आपको पता है कि वो कहाँ पर थे भाई, कि वो हमारे पास नॉर्मेंडी में थे जब वेकेशन मना रहे थे. एल्बर्ट और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो जो अच्छे दोस्त थे. 26 चार्जेस अगेंस्ट मोर्सरफ was appeared in 2 different newspapers. 27 फादर डिस्ग्रेस्ड इज माइंड सेट. ये किसने कहा? अल्बर्ट ने कहा. 28 दैट इज इंडीड इन सिंगुलर एंड दैट यू हैव मेंशन्ड इट सेड. ये किसने कहा था? तो ये जो डायलॉग है दैट इज इंडीड सिंगुलर एंड दैट यू हैव मेंशन्ड इज, ये अल्बर्ट का डायलॉग है. 29 dash did not accept any refreshment of any kind whatsoever. The Count of Monte Cristo ने कभी कोई जो है वो खाना वाना नहीं खाया काउंट ऑफ मोर्सरफ के घर से. An eye for an eye, a tooth for a tooth is rule followed by the Count of Monte Cristo. ये रूल फॉलो करते हैं. Dash entered in the house after the departure of Monte Cristo. तो द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के रुखसत होने के बाद सीन के अंदर कौन दाखिल हुआ था ड्यू टू हल्टर में? द काउंट ऑफ मोर्सरफ. या हम फॉन्डेंट मोंडिगो कह सकते हैं, इसकी दाखिल हुए थे. 32 डैश डिस्कवर्ड द नेम ऑफ मोर्सरफ प्रोसिक्यूटर बुशम. एल्बर्ट चूज डैश टू बी हिज सेकंड. एल्बर्ट ने चूज किया था बुशम को कि वो उसका सेकंड बने. इन डैश कस्टम दे never eat the bread in the house of their deadly enemy. ये अरब कस्टम है. The house of the Count of Monte Cristo is in Champs-Élysées में था. ये Champs-Élysées लिखते हैं, पढ़ते हैं Champs-Élysées. In scene 2, the center of dash was occupied by the Count of Monte Cristo. The center of room, जो हॉल था उसमें मोंटे क्रिस्टो बीच में बैठा था और गन फायर कर रहा था. सेकंड सीन का स्टार्ट यहीं से हुआ था. नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 37. मोंटे क्रिस्टो कॉल्ड मोरेल टू बी हिज सेकंड. 38 है डैश केम टू द हाउस ऑफ मोंटे क्रिस्टो टू इशू द चैलेंज. एल्बर्ट. इट इज सेटल्ड दैट बोथ पार्टीज विल यूज पिस्टल इन द डूल. पिस्टल यूज़ करने के बारे में कहा गया था. 40 है कि ड्यूल विल बी फाउट एट. ड्यूल को डाला जाना था कहाँ पर? बॉयज डेविंसिनस के जंगलात में. बॉयज डेविंसिनस. 41 है मोंटे क्रिस्टो मेड इट क्लियर बिफोर मोरेल दैट आई वुड किल एल्बर्ट बिफोर 9 o'clock. द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो है, उसने पहले ही ये जो है वो बता दिया था कि वो 9 बजे से पहले एल्बर्ट को मार देगा, क्योंकि उसके निशाना कभी चूकता नहीं. 42 डैश सेंड द स्ट्रेंज लेडी टू द विटनेस बॉक्स इंसर्ट द पैराग्राफ 2. ये द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने ऐसा किया था, असल में काउंट का बदला था. 43 है द नेम ऑफ व्हीलिंग लेडी हु एंटर्ड द हाउस इज कॉन्टेस ऑफ मोर्सरफ. A Morel went to the house of Dash after the departure by the house of the Count of Monte Cristo. तो काउंट मोरेल किसके घर गया था? काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो घर के निकलने के बाद एल्बर्ट के घर गया था वो. 45 A countess visited the house of
द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो टू बैक द लाइफ ऑफ हिज सन, लाइफ ऑफ हर सन. What is this? A Countess and Monte Cristo. Countess and the Count of Monte Cristo were formerly, पहले ये दोनों क्या थे? बेथरोथेड, मतलब रंगेतर थे. 47. I have sought no quarrel with you, son said. मतलब मेरा तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, मुझे कोई तुमसे झगड़ा नहीं है. ये किसने कहा था? द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने कहा था. इन द पास मोर्सर्फ, शुरू में तो द काउंट ऑफ मोर्सर्फ है वो क्या थे? वो एक फिशरमैन था, बचेरा था. 49 है इन द प्ले मॉन्टी वाजा, मॉन्टी सुमरा द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो. मॉन्टे क्रिस्टो नाम नहीं है, असल में ये नवाब है. मॉन्टे क्रिस्टो एक जगह है, वहाँ के नाम है. तो शुरू में वो एक सेलर था, मल्ला था, कश्ती चलाने वाला था. 50 इन द पास्ट द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो वाज अ सेलर. इन द पास्ट द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो लिव्ड इन. शुरू में मॉन्टे क्रिस्टो कहाँ रहता था? मार्सेल में रहता था, जो स्पेन का सिटी है, कोस्टल सिटी है. 51 द नेम ऑफ कैटलन गर्ल वॉज मर्सिडीज. कैटलन मतलब स्पेनिश. डैश हैज द डेविलिश प्लॉट अगेंस्ट द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो. द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के खिलाफ डेविलिश प्लॉट किसने हैच किया? द काउंट ऑफ मोर्सर्फ ने किया, अपने दोस्तों डेंगलार और विलफोर्ड के साथ मिलकर. 53 है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो स्पेंट डैश ईयर्स इन एन अंडरग्राउंड डंजन. तो उससे 14 साल गुजारे थे अंडरग्राउंड डंजन में. 14 ईयर्स द लास्ट स्लाइस फ्रॉम मैंस लाइफ. ये किसने कहा था? ये कहा था द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ने. एडमंड डेंटस escaped from dash dungeon after 14 years. 56 MCQs एडमंड डेंटस promised मिसेस मेल्डन. मिसेस मेल्डन तो थी ही नहीं उसके अंदर. मर्सिडीज टू स्पेयर द लाइफ ऑफ एल्बर्ट. उसने प्रॉमिस कर लिया था कि वो नहीं मारेगा एल्बर्ट को. 57 एल्बर्ट एंड द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो had to meet at Bois Vincennes at dash o'clock. At 8 o'clock 8 बजे ड्यूल लड़ना था सुबह के. 58 है मॉन्टे क्रिस्टो वॉज अ गुड मार्क्समैन था, वो एक अच्छा निशानेबाज था. एट द डिपार्चर ऑफ द कॉन्टेस्ट मॉन्टे क्रिस्टो प्रिपेयर्ड हिज विल. सीन 2 के एंड में ये हुआ था, इस स्टॉक में विल तैयार किया था. 60 MCQ द डैश वर द विटनेस ऑफ मोर्सर्फ्स विल. तो मोर्सर्फ के विल के 2 विटनेस थे, मोरल बटोशू जिसे साइन करवाया था उसने. सीन 2 ऑफ द प्ले द काउंट्स रिवेंज ऑक्युपाइड इन, तो वो अगर्ड इन द हाउस ऑफ, इस तरह से होना चाहिए था. किसके घर पे हुआ था ये? सीन 2 द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के घर पर हुआ था, शॉन्ज़-एलीज़े में, जिसमें उसका महल था बड़ा. 62 है बिकॉज हिज सेफ्टी विल बी परचेज बाय द डेथ ऑफ एन ऑनरेबल मैन. ये किसने कहा था? कॉन्टेस्ट ऑफ मोर्सर्फ ने कहा था. तो मर्सिडीज कह सकते हैं. डैश एंटर्ड इन द हाउस फर्स्ट इन सीन 3. सीन 3 में सबसे पहले घर पे दाखिल हुआ था एल्बर्ट. डैश इज अ पुअर मैन अकॉर्डिंग टू द काउंटेस. काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के बारे में उन्होंने कहा था, ये एक बेचारा इंसान है जो अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है. 65 डैश केम टू द हाउस ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो लास्ट नाइट. काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के घर पे गुज़िश्ता रात काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ आई थी. काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ अपने बेटे की, मतलब उसको बचाने के लिए और उसकी दरख्वास्त करने के लिए कि वो ड्यूल ना लड़े. 66 डैश केम फर्स्ट इन द बॉयज डे विंसेनेस. द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो पहले आया था, वो पहले से इंतज़ार कर रहा था ना एल्बर्ट का ड्यूल के लिए. नेक्स्ट है डैश हम्बली बैक पार्डन टू मॉन्टे क्रिस्टो. उसने माफ़ी मांगी थी द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो से. तो ये जो द काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ है, द काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ, इन्होंने माफ़ी मांगी थी ये वो उनके बेटे को माफ़ कर दें.
68 MCQs है। द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो एंड अल्बर्ट डैश टुगेदर। उन्होंने साथ में ब्रेकफास्ट किया था, तो ब्रेकफास्ट टुगेदर। और रिवॉयर एक फ्रेंच वर्ड है। और रिवॉयर का मतलब होता है गुड बाय। और रिवॉयर का मतलब होता है गुड बाय, ठीक है। नेक्स्ट 70 है अकॉर्डिंग टू मोर्सरफ। अकॉर्डिंग टू द काउंट ऑफ मोर्सरफ, his son is coward. Morcerf carried dash to kill the Count of Monte Cristo. The Count of Morcerf के पास क्या चीज़ थी इसको मारने के लिए? पिस्टल मौजूद था। In the last contest fainted. The Countess of Morcerf जो है ना फेंट हो गई थी, बेहोश हो गई थी, लेकिन उनको गिरने से बचा लिया था। आपको पता है किसने? यस, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने उनको गिरने से बचा लिया था। और सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता, सीन 3 और कहानी भी ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद 72 MCQs हो गए और फाइनली MCQs ख़त्म हो गए। उसके बाद लास्ट है बच्चों प्ले प्रोग्रेस बाय सेंट जॉन जी एरविन। उसके कुछ हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप देख लें, और इसके कुछ MCQs हैं तो वो आप कर लेंगे। तो ये सब सेक्शन 3 बन के आता है प्ले का। 4 सवाल होते हैं, 2 सवाल करने होते हैं। 2 सवाल आते हैं आपके द काउंट्स रिवेंज से और 2 सवाल आते हैं आपके यहाँ से प्रोग्रेस से। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन कर दिया, बस आप इनको याद कर लेंगे तो इट विल बी ऑल ओके। तो MCQs करते हैं। फर्स्ट है द प्ले प्रोग्रेस इज रिटन बाय। प्ले जो प्रोग्रेस है वो किसने लिखा है? सेंट जॉन जी एरविन ने लिखा है। सेंट जॉन जी एरविन पूरा नाम था। The play progress is picturized in the study room of Professor Henry Corey. Professor Henry Corey was a scientist. Fourth है Professor Henry Corey lived in a remote village of England. इंग्लैंड के नॉर्थ में गाँव था, वहाँ रहता था ये। फिफ्थ है the scene in a dash day. विंटर डे है, सर्दी का दिन था। Professor Henry Corey was aged about 50 to 60 ईयर्स उसकी एज थी। मिसेस मेल्टन वॉज अ डैश ऑफ प्रोफेसर हेनरी कोरे। वो सिस्टर थी हेनरी कोरे की। हन्ना वॉज अ डैश। हन्ना वॉज अ सर्वेंट मेड ऑफ प्रोफेसर हेनरी कोरे। 9th है प्रोफेसर हैड कोल्ड ह्यूमरस आइज एंड थिक मस्टैक। कुछ थी उसकी। 10th ह्यूमन बीइंग हैड नो वैल्यू फॉर प्रोफेसर। प्रोफेसर कोरे मतलब। 11 है प्रोफेसर डिड नॉट गो टू रिसीव मिसेस मेल्टन एट बस स्टॉप। द ड्राइंग रूम वॉज सो कोल्ड। ये डायलॉग्स हैं सारे। 13 है मिसेस मेल्टन केम बैक टू द हाउस अलॉन्ग विद डैश, अलॉन्ग विद मार्शल ड्राइवर उसके साथ आ गई थी। द रियल नेम ऑफ मिसेस मेल्टन का रियल नेम था शार्लोट। 15 है द नेम ऑफ मिसेस मेल्टन हस्बैंड वाज टॉम मेल्टन। एडी वॉज द सन ऑफ। एडी किसका बेटा था? एडी मिसेस टॉम एंड मिसेस मेल्टन का बेटा था। एडी वॉज विक्टिमाइज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसकी शहादत हुई थी, मरा था ये। प्रोफेसर वॉज डैश एट द एज ऑफ 60। वो बैचलर था, शादी नहीं की उसने कभी। प्रोफेसर डिड नॉट गो टू रिसीव मिसेस मेल्टन इन ऑर्डर टू अटेंड हिज एक्सपेरिमेंट। तजर्बा कर रहा था, इस वजह से नहीं किया। एडी वॉज द डैश ऑफ प्रोफेसर हेनरी कोरे। एडी क्या था प्रोफेसर हेनरी कोरे का? देखा जाए तो वो नेफ्यू हो गया। इट इज द डैश एनिवर्सरी, इट इज द सेकंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ एडी। मिसेस मेल्टन वॉज इन डैश क्लॉथ, वाइट ब्लैक क्लॉथ में थी वो, चूँकि शोक मना रही थी। 72 है मिसेस मेल्टन वॉज इन डैश क्लॉथ, ब्लैक क्लॉथ। 22 है मिसेस मेल्टन ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर लॉस, but whenever she does this, she does it with beautifully. Professor always talks about his bomb. So Mrs. Meldon is dash years old. 35. Mrs. Meldon orders Dash to bring the wreath.
मिसेस मेल्डन ने ऑर्डर किया कि वो इसको ऑर्डर किया, गेज जो गार्डनर था उसको ऑर्डर किया कि वो एक हार लेकर आए। 26 प्रोफेसर हेनरी कोरे बिलीव्ड इन कीपिंग सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ। प्रोफेसर हेनरी कोरे will first offer his invention to British government. 28 प्रोफेसर was a dash person, greedy person. Dash invented the bomb in the world first world war. तो बिल्स बॉम्ब जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट हुई थी, ग्रेनेड जैसी थी। एडी वॉज द स्टूडेंट ऑफ डैश, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था वो। मिसेस मेल्टन मेट डैश इन द सिटी, कमांडिंग ऑफिसर से वो मिली थी, CO। तो हन्ना टुक एडीज रेत इन द किचन, उसने उसको किचन में रख दिया था। तो 33 अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिज इन्वेंशन इज ह्यूमैनिटेरियन। डैश वॉज नॉट द गुड सब्स्टिट्यूट फॉर एडी, प्रोफेसर कोरे। एडी वॉज किल्ड व्हेन ही वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड। डैश wrote a letter about the death of his एडी, कमांडिंग ऑफिसर ने। अच्छा 31 में कमांडिंग ऑफिसर नहीं होगा, 31 में होगा यंग मैन। 37 ही रोट एडी वॉज डैश इन द वॉर, उसने लिखा था कि एडी जो है ना वो म्यूटिलेटेड हो गया था, उसकी लाश मस्क हो गई थी, ख़राब हो गई थी। 38 अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वी ह्यूमन बींग्स आर टू पग्नेशियस, पुग्नेशियस के मतलब तो झगड़ालू। 39 द नेम ऑफ द गार्डनर इज गेज द गार्डनर। 48 डैश अरेंजेस द टी टेबल बिफोर मिसेस मेल्टन, हन्ना। 41 अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनरी कोरे हिज बॉम्ब विल रिवोल्यूशनाइज वॉरफेयर। 42 मिसेस मेल्टन कंसिडर वॉर्स एज अ डैश ऑफ वॉइस, ऑर्गेनाइज बुचरी ऑफ वॉइस, उसको ऑर्गेनाइज बुचरी समझा करती थी। नेक्स्ट है 43 है एडी एंड हिज मैन वेटेड इन द ट्रेंच फॉर 8 days and night। 44 है एडी मेड डैश रन्स इन द फर्स्ट मैच, 10 रन्स बनाए थे उसने फर्स्ट मैच में। 45 अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनरी कोरे वन बॉम्ब इज सफिशिएंट टू वाइप आउट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी लाइक मैनचेस्टर। ठीक है, वालेकुम सलाम। 46 है द जापानीज डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट रशियन। 47 है कोरिस बम वुड कोरिस बम वुडंट हैव टू डैश इन कलर, वुडंट हैव नो स्मेल एंड कलर, ना उसकी कोई स्मेल थी ना उसका कोई कलर था। तो 47 में यही है कि कोरिस की जो बॉम्ब उसने बनाई थी उसका ना कलर था ना उसका कोई स्मेल था। 48 है एडी वॉज अ डैश ऑन हिज सेकंड लीव, जब सेकंड लीव पर आया तो एडी एक कैप्टन था। मिसेस मेल्टन किल्ड हेनरी कोरे। 49 MCQs है, मिसेस मेल्टन ने हेनरी कोरे को किससे मारा था? एक नाइफ उसने जो उसके बैक पर घोप दी थी। बेटा ये हमारे पास जो है ना ये सारे MCQs हो गए, ठीक है। तो यकीनन आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आया होगा, इससे आपके जो है ना 100% आपके मार्क्स जो है ना वो आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस और जो MCQs हैं ना उसके अंदर जो 40 मार्क्स के MCQs आपके आएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है लेक्चर तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो वाइल कोचिंग सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है, जिसके कैंपसेस औरंगी टाउन में और गुलशन इकबाल में नॉर्थ कराची में मौजूद हैं। तो बेटा आप इसको देख लें और मेरा नंबर है जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो एडमिशन इंक्वायरीज़ वगैरह वहाँ से गेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।